उस दिन शाम को, जब सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक घुलने लगी थी, तब लू यी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें हर वक्त इस महल में बंद रहने की जरूरत नहीं है। अब हम उत्तर के राजकुमार के इलाके में हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हमें उत्तर राजकुमार महल वालों से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मौके ढूंढने चाहिए, वहां जाना चाहिए और उत्तर राजकुमार की रानी से मिलना जुलना चाहिए। ज़ुए लिंगलोंग ने एक पल में ही लू यी की चालाकी भरी सोच को भांप लिया, मगर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसका अपना मकसद भी तो वही था, उत्तर राजकुमार के करीब पहुंचना। उसने मुस्कुराकर नम्र स्वर में कहा, आपकी रखेल समझ गई महाराज। रात हो गई। रात के खाने के वक्त वीर प्रताप ने मू जिशुआन और बाकी सब औरतों से कहा, राजकुमार लू यी का परिवार यान काउंटी में आ गया है। ये सुनते ही सब स्त्रियां एक पल को ठिठक गईं। राजकुमार लू यी, क्या वह वही नहीं जिसने सेना के साथ विद्रोह किया था और फिर गायब हो गया था? अचानक उसका परिवार उत्तर देश में कैसे पहुंच गया, और वो भी यान काउंटी में? फिर सबको समझ आ गया ये सब वीर प्रताप की ही करामात है। लगता है उन्हें अभी भी कोई इस्तेमाल की कीमत लगती है, इसीलिए अपनी छत्रछाया में रख लिया। यह मामला मर्दों का था, मू जिशुआन और बाकियों को इसमें ज्यादा टांग अड़ाने की इच्छा नहीं हुई। तभी वीर प्रताप ने मू जिशुआन की ओर देखकर कहा, प्रिय, अब से तुम रानी लिंगलोंग से ज्यादा मिलना जुलना करना। मू जिशुआन पहले तो चौंकी, फिर एक पल में सब समझ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, आपकी रखेल समझ गई। वीर प्रताप ने आगे कहा, आज मुझे पता चला कि मेरी भाभी कोई साधारण औरत नहीं है, वो तो ग्रैंड मास्टर हैं। ये सुनते ही चू युकिन चौंक उठी। उसने वीर प्रताप की ओर मुड़कर पूछा, ग्रैंड मास्टर? सच में ग्रैंड मास्टर? रानी लिंगलोंग तो इस साल बस 30 की हुई है न? चू युकिन को बहुत आश्चर्य हुआ। ज़ुए लिंगलोंग उसकी उम्र की ही थी। सब जानते थे कि वो ज़ुए परिवार की सुसंस्कृत बेटी है, संगीत, शतरंज, लेखनी और चित्रकला में निपुण। मगर कभी यह खबर नहीं आई कि वो मार्शल आर्ट्स भी सीखती है। फिर 30 की उम्र में ग्रैंड मास्टर कैसे बन गई? चू युकिन खुद भी ग्रैंड मास्टर थी, मगर उसे अच्छी तरह मालूम था कि अगर वीर प्रताप की वो विशेष द्वैत साधना और अमरता की गोली न मिलती, तो वो खुद जीवन भर मास्टर स्तर पर ही अटकी रहती, ग्रैंड मास्टर कभी न बन पाती। और ज़ुए लिंगलोंग को तो वीर प्रताप का कोई सहारा भी नहीं मिला था। फिर भी वो ग्रैंड मास्टर, कुछ तो गड़बड़ है। एक पल में चू युकिन के मन में ख्याल आया, शायद यह औरत वो ज़ुए लिंगलोंग नहीं है जिसे वो जानती थी, या फिर बिल्कुल ही कोई और है। उसने तुरंत चेतावनी दी, प्रताप, ये रानी लिंगलोंग कोई मामूली नहीं है। सावधान रहना, कहीं उसके मन में कोई और ही इरादा न हो। वीर प्रताप हंस पड़ा, मैं तो बस यही डर रहा हूं कि कहीं उसके मन में कोई और इरादा ही न हो। चू युकिन ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा। ये छोटा शैतान मूर्ख तो नहीं था। उसे जरूर पता चल गया होगा कि रानी लिंगलोंग के मन में कुछ और है। फिर भी वो मू जिशुआन को उसके साथ ज्यादा मिलने के लिए क्यों कह रहा है? चू युकिन ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने मू जिशुआन से कहा, जिशुआन, अगर आगे कभी उस रानी से मिलना हो तो मुझे जरूर साथ बुला लेना। दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर थी। चू युकिन को डर था कहीं वो मू जिशुआन या महल की किसी और को नुकसान न पहुंचा दे। मू जिशुआन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है चू दीदी। कुछ दिन बीत गए। वीर प्रताप फिर से लू महल पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही नौकर उसे मेहमान खाने में ले गया। लू यी ने पूछा, छोटे भाई, इस बार कोई खास काम से आए हो? वीर प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं ही देखने आया कि बड़े भैया यहाँ अच्छे से बस गए हैं या नहीं। कुछ जरूरत तो नहीं? लू यी ने तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छे से बस गया हूँ, अभी कुछ की जरूरत नहीं। फिर उसने कहा, छोटे भाई बैठो न, अरे कोई चाय लाओ। वीर प्रताप उसके पास बैठ गया। अब मेहमान खाने में सिर्फ दोनों ही थे। वीर प्रताप ठीक राजधानी के हाल चाल पूछने ही वाला था कि बाहर से ज़ुए लिंगलोंग धीरे धीरे आती दिखी। बैंगनी रेशमी पोशाक में वो ऐसी लग रही थी मानो कोई सुंदर विवाहिता अपनी पूरी जवानी की चमक लेकर चल पड़ी हो। वीर प्रताप की नजरें सीधे उस पर टिक गईं। इस बार लू यी को गुस्सा नहीं आया, उल्टे उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसे लगभग यकीन हो गया था कि उसका छोटा भाई लिंगलोंग की खूबसूरती पर लट्टू है। तभी लिंगलोंग ने मधुर स्वर में कहा, छोटे भाई आप आ गए। हर अदा में, हर नजर में, हर कदम में एक कामुक आकर्षण बिखेरती हुई वो पास आए। वीर प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, कुछ दिनों में भाभी और भी खूबसूरत हो गई हैं।
लिंगलोंग ने हंसते हुए जवाब दिया, छोटे भाई के मुंह में तो शहद लगा रहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी सारी औरतें आपसे शादी करने को बेचैन रहती हैं। लू यी ने बीच में कहा, लिंगलोंग तुम भी बैठ जाओ। जी महाराज, कहकर वो एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। चाय आने के बाद वीर प्रताप ने कहा, भैया एक बात पूछना चाहता हूं, मगर पता नहीं पूछूं या नहीं। लू यी बोला, पूछो ना छोटे भाई। वीर प्रताप ने कहा, भैया आप जानते हैं कि मैंने हमेशा आपका साथ दिया था। मुझे हमेशा लगता था कि आप परिपक्व और स्थिर हैं। आप पहले से ही क्राउन प्रिंस थे, राजसिंहासन आपका ही था। फिर इस बार इतनी जल्दबाजी क्यों की? ये सुनकर लू यी ने लंबी सांस ली, अरे मैं भी नहीं करना चाहता था, मगर अगर मैं चुप रहता तो शायद मेरी जान ही चली जाती। तुमने सुना ही होगा, कुछ समय पहले लिन परिवार ने पिता को जहर देने की साजिश रची थी, कुछ विदेशी राजाओं के साथ मिलकर। वीर प्रताप बोला, हाँ सुना है, मगर सुना है कि लिन परिवार को फंसाया गया था। लू यी ने फिर गहरी सिसकी ली, फंसाया कैसे? सबूत इंसानी भी थे, सामान भी। लिन परिवार का नाम साफ इसलिए हुआ क्योंकि पिता की प्रिय रानी यू ने उनके कान में फूंक मारी कि किसी ने उन्हें फंसाया है। तो सुनिए, कहानी का ये हिस्सा और भी गहरा और रहस्यमयी हो गया है। लू यी ने आह भरते हुए कहा, लिन गाओ युआन को छोड़ दिया गया, मगर पिताश्री ने सच मान लिया कि सब कुछ प्रधानमंत्री झाओ ने किया है। बिना किसी सबूत के उन्होंने प्रधानमंत्री झाओ और कई मंत्रियों को कैद करवा दिया। और मैं अचानक अकेला पड़ गया। उसने और गहराई से सांस ली, और ऊपर से रानी यू ने पिताश्री के कानों में लगातार जहर घोला। उन्हें ये यकीन दिला दिया कि सब कुछ मेरे ही इशारे पर हुआ है। सुना है कि अब पिताश्री नया क्राउन प्रिंस नियुक्त करने वाले हैं, और मुझे एक जहर भरी मदिरा पिलाकर मार डालने का इरादा है। ऐसी हालत में अगर मैं विद्रोह न करता तो जीवित कैसे बचता? वीर प्रताप ने सिर हिलाकर कहा, तो यही बात थी। मैं सोच रहा था कि बड़े भैया इतनी जल्दबाजी क्यों कर बैठे। फिर उसने पूछा, तो क्या आपको लगता है कि लिन परिवार उस किसी राजा के साथ मिला हुआ है? लू यी ने जवाब दिया, बहुत संभव है झाओ राजा। झाओ राजा की ताकत अब बहुत बढ़ गई है। उसने कई रियासतों को तबाह कर डाला है। 2 साल भी नहीं लगेंगे, झाओ राजा की सेना राजधानी के फाटकों पर खड़ी होगी। फिर उसने दुखी स्वर में कहा, पिताश्री को विश्वासघातियों ने अंधा कर दिया है। सुना है कि लिन परिवार के पास कोई अमरता की गोली आई है, जिसने पिताश्री को कुछ देर के लिए होश में ला दिया। अब वो मानते हैं कि यह जीवन रक्षक अमृत है, इसीलिए लिन परिवार पर और ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। मगर ये जानते हैं न, यह कोई असली अमरता की गोली नहीं हो सकती। मैंने राज वैद्यशाला के वैद्यों से पूछा था, ऐसी गोली इंसान की जान की ताकत को अस्थायी रूप से खींच लेती है, लगता है जैसे सेहत लौटाए हो, मगर असल में जो भी इसे खाता है वो और ज्यादा बीमार पड़ता है और जल्दी मर जाता है। लू यी का चेहरा दर्द और अफसोस से भर गया था। वीर प्रताप ने मन ही मन हंसी दबाई। बड़े भैया तो कमाल के अभिनेता हैं। अगर उसे पहले से सब कुछ पता न होता तो शायद वो भी इस नाटक में आ जाता। तभी लू यी को कुछ याद आया। उसने वीर प्रताप की ओर देखा और बोला, नौवें भाई, एक बात ऐसी है जो तुम नहीं जानते। अगर यह बात बाहर आई तो पूरे महासुम देश की नींव हिल जाएगी। मुझे संयोग से पता चला, और आज भी यकीन नहीं होता कि पिताश्री ने ऐसा किया होगा। ये सुनकर वीर प्रताप ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है भैया? इतनी गंभीर? लू यी ने मेहमानखाने में मौजूद दासियों की ओर देखा, हाथ हिलाकर सबको बाहर जाने का इशारा किया। दासियां चली गईं। दरवाजे पर खड़ी आखिरी दासी ने भी दरवाजा बंद कर दिया। तब लू यी ने धीमी कांपती आवाज में कहा, तुमने सुना होगा कि महासुम साम्राज्य में बहुत से मार्शल आर्टिस्ट रह रहकर गायब हो रहे हैं। ये सुनते ही वीर प्रताप की भौहें सिकुड़ गईं। अब उसकी उत्सुकता नकली नहीं, असली थी। ब्रोकेड गार्ड्स को अब तक इस मामले में कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी। अगर लू यी सच में कुछ जानता है तो ये बड़ी आसानी से मिली दौलत होगी। वीर प्रताप ने कहा, हाँ सुना है। क्या भैया जो बात बता रहे हैं वही गायब होने से जुड़ी है? लू यी ने डरे हुए चेहरे से कहा, हाँ बिल्कुल वही। वीर प्रताप ने आश्चर्य जताते हुए पूछा, क्या ये सब पिताश्री के हाथ का खेल है? लू यी ने फुसफुसाते हुए कहा, यकीन करना मुश्किल है न। जब मुझे पहली बार पता चला तब भी मैंने यकीन नहीं किया था कि पिताश्री से जुड़ा हो सकता है। फिर पिताश्री इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट से क्या चाहते थे?
लुई बोला, सुना है कि पिताश्री के पास एक भयानक वस्तु आई है, एक ऐसी चीज जो मार्शल आर्टिस्टों की कुशलता और खून का सार चूस सकती है। अफवाह है कि उस वस्तु से अमरता हासिल हो सकती है या फिर सेलेस्टियल रियल्म तक पहुंचा जा सकता है। याद है, कुछ समय पहले पिताश्री ने दक्षिण में हैवी कैवलरी भेजी थी। वे सैनिक इसी वस्तु को वापस लाने गए थे। जब मैंने विद्रोह किया तो हैवी कैवलरी के एक कर्नल को मैंने अपने साथ मिला लिया था, जो उस वस्तु के परिवहन में शामिल था। उसने बताया कि वस्तु को लाने से पहले बहुत से मार्शल आर्टिस्टों की बलि दी गई, और जब वे सैनिक लौटे तो एक एक करके मरने लगे। इसी वजह से वो कर्नल मेरे साथ आ गया, और जब हम महल में घुसे तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, सैनिकों का खून किसी चीज द्वारा चूसा जा रहा था। पल भर में वे सूखे मुर्दे मम्मी बन गए। ये सब कहते कहते लुई का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। पास बैठी जुए लिंगलोन भी यह सब सुनकर थोड़ी भौहें चढ़ा बैठी। हालांकि उसे मालूम था कि यह मामला सोम सम्राट से जुड़ा है, मगर उसे नहीं पता था कि लुई को भी इतना कुछ पता है, और वो भी उससे ज्यादा। सबसे बड़ी बात, लुई ने उसे कभी यह बात नहीं बताई थी। आज पहली बार उत्तर राजकुमार के सामने खुलासा किया। तो सुनिए, कहानी अब और गहराई में उतर रही है। हवा में तनाव है, जैसे कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला हो। लुई की बातें सुनकर वीर प्रताप की भौहें इतनी गहरी सिकुड़ गईं कि मानो माथे पर नदी जैसा चिन्ह उभर आया हो। उसे पहले से ही शक था कि यह सब उसके पिता सोम सम्राट से जुड़ा है। उसने ये भी अंदाजा लगाया था कि पिताश्री शायद कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जो दूसरों की शक्ति चूस लेती है। मगर इतनी बेरहमी, मार्शल आर्टिस्टों को पूरी तरह सुखाकर मम्मी बना देना, ये तो शैतानी संप्रदाय की बात लगती है। कुछ पल चुप रहने के बाद वीर प्रताप ने लुई की ओर देखा और पूछा, भैया, क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है कि महासुम में गायब हुए वे मार्शल आर्टिस्ट सुम सम्राट के आदेश पर ही लिए गए थे? लुई ने सिर हिलाया, नहीं, ठोस सबूत तो नहीं है। फिर वह बोला, मगर सोचिए नौवे भाई, सुम सम्राट की छाया रक्षकों के अलावा और कौन सी ताकत इतने बड़े पैमाने पर लोगों को गायब कर सकती है, बिना किसी को खबर लगे? और ऊपर से सुम सम्राट को ठीक ऐसी ही एक भयानक वस्तु मिल गई। अगर यह उनके अलावा किसी और के हाथ में होती तो बात अलग थी। सबसे बड़ी बात, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सैनिकों का खून चूसा जा रहा था। वे पल भर में मम्मी बन गए। तो ये बहुत संभव है कि सुम सम्राट ही इन गायब होने वालों के पीछे का मास्टरमाइंड हो। वीर प्रताप ने थोड़ी देर सोचा। लुई के पास सीधा सबूत नहीं था, मगर उसकी दलीलें बेमानी भी नहीं थीं। अगर सोम सम्राट के पास सच में ऐसी शैतानी चीज है तो वो उसका इस्तेमाल न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर इस्तेमाल करना है तो खुलेआम तो कर नहीं सकता। बलि के लिए लोगों को मारना भी सबके सामने नहीं हो सकता। बस यही रास्ता बचा, चुपके चुपके दूसरे गुटों के मार्शल आर्टिस्टों को उठाना। ये सब सुनकर शैतानी संप्रदाय जैसा लगता है। अगर दुनिया को पता चले कि सुम सम्राट शैतानी संप्रदाय से जुड़े हैं तो बड़े बड़े धर्म संप्रदाय एकजुट होकर राजधानी पर चढ़ दौड़ेंगे। वीर प्रताप चुप रहा तो लुई ने पूछा, क्या आपको लगता है कि यह गायब होना सुम सम्राट से बिल्कुल नहीं जुड़ा? वीर प्रताप होश में आया, ऐसा नहीं है भैया, मैं बस सोच रहा हूं कि यह भयानक वस्तु पिताश्री को किसने दी। लुई बोला, सुना है कि सुम सम्राट ने समुद्र में कुछ ढूंढने के लिए लोग भेजे थे। शायद यह वस्तु समुद्र से ही आई हो। यह सुनकर वीर प्रताप एक पल को ठिठक गया। समुद्र से? क्या ये फेगिन द्वीप की कोई चीज है? लगता है फेगिन द्वीप के बारे में सोचा गया है उससे कहीं ज्यादा बड़ा राज है। जैसे ही महासुम पर कब्जा हो, सबसे पहले फेगिन द्वीप पर जासूस भेजने होंगे। तभी लुई ने वीर प्रताप के चेहरे का भाव देखकर आहिस्ता से कहा, अब जब सुम सम्राट के पास ऐसी वस्तु है, अगर उन्होंने इसे सक्रिय कर लिया तो राज्य पुरोहित सेलेस्टियल बन सकते हैं। वीर प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, राज्य पुरोहित का सेलेस्टियल बनना तो अच्छी बात है न। शायद महासुम के अंदरूनी झगड़े जल्दी खत्म हो जाएं। ये सुनते ही लुई तुरंत बोला, नौवे भाई, मेरे सामने ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि राज्य पुरोहित सेलेस्टियल बनते ही सुम सम्राट की नजर उत्तर देश पर पड़ सकती है। सुना है कि रहस्यमय चंद्र महल का कोई सेलेस्टियल उत्तर देश आया था। नौवे भाई, आप तो सेलेस्टियल की ताकत अच्छी तरह जानते होंगे। लुई को भी अनंत रहस्यमय ताओवादी और दिव्य संवाद गुरु वाली घटना की अफवाहें पता थीं। उस वक्त हंगामा इतना बड़ा था कि कुछ बातें छिप नहीं पाईं।
सुन सम्राट की तरह लू ये भी मानता था कि संप्रदाय प्रमुख और अनंत रहस्यमय ताओवादी को चंद्र महल के सेलेस्टियल ने मारा था। इसलिए उसके ख्याल में वह सेलेस्टियल उसके 9वें भाई से जुड़ा हुआ है। वीर प्रताप ने थोड़ा सोचा, फिर पूछा, तो भैया के हिसाब से अब मुझे क्या करना चाहिए? लुई बोला, मार्शल आर्टिस्टों के गायब होने के संकेत कुछ महीने पहले से दिखने लगे थे। अब तक 5वीं श्रेणी या उससे ऊपर के कई हजार, शायद दसियों हजार गायब हो चुके हैं। मुझे लगता है कि पिताश्री की वह वस्तु अब पर्याप्त रक्त और सार चूस चुकी है। शायद राज्य पुरोहित या कोई और पहले ही सेलेस्टियल बन चुका है। महल में अब सेलेस्टियल मौजूद है। ये सुनकर वीर प्रताप ने मन में सोचा, भैया कुछ कहने की तैयारी कर रहे हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया जो कहना है सीधे कह दीजिए। लू यी ने सीधे कहा, 9वें भाई, आप मुझे कुछ सेना और घोड़े दे दीजिए। मैं ची देश के पश्चिमी इलाके पर कब्जा कर लूंगा। फिर ताकत जुटाकर आपके लिए राजधानी की रक्षा की परीक्षा ले लूंगा। ये सुनकर वीर प्रताप मन ही मन हंस पड़ा। तो बड़े भैया का असली इरादा यही था। विद्रोह नाकाम होने के बाद उत्तर क्यों भाग आए थे, ये राज अब खुल गया। वीर प्रताप का चेहरा नहीं बदला तो लू यी ने आगे कहा, 9वें भाई, आपको शायद पता न हो, झाओ राजा ने हुआई देश को नेस्तनाबूद कर दिया। अब हुआई राजकुमार के बचे खुचे लोग और सैनिक योंगोन काउंटी के नीचे हेयांग काउंटी में छिपे बैठे हैं। वहां अब दरबार का कोई नियंत्रण नहीं है। वीर प्रताप मुस्कुराया। उसे ये सब पहले से मालूम था। फिर उसने कहा, भैया, आप हेयांग काउंटी पर कब्जा करके मेरे लिए राजधानी की परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं, सच में? लुई बोला, अब तो दुष्ट दरबारियों ने सत्ता हथिया ली है। पिताश्री भी ठगे जा रहे हैं। क्या मैं देखता रहूं कि महासुम किसी गैर खानदानी के हाथ चला जाए? मुझे मालूम है कि 9वें भाई ने भी दक्षिण जाकर राजा का साथ देने का सोचा होगा, मगर इस वक्त ऐसा किया तो आपको देशद्रोही कहलवाने का खतरा है। ऊपर से उत्तर देश में आपकी नीतियों से महासुम के सारे कुलीन परिवार आपसे डरते हैं। जैसे ही आप दक्षिण जाएंगे, वे सब एकजुट होकर आपका रास्ता रोक देंगे। तब आप और भी बदनाम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको यकीन नहीं कि राजधानी में अब सेलेस्टियल है या नहीं। अगर है तो आप सेना लेकर भी वहां पहुंचे, सेलेस्टियल की छत्रछाया में दुष्ट दरबारी नहीं मिटा पाएंगे। फिर आपको महासुम छोड़कर उत्तर लौटना पड़ेगा और उत्तर राजकुमार ही बने रहना पड़ेगा। मगर मैं अलग हूँ। विद्रोह भले नाकाम हुआ, मैं वैद्य बड़ा बेटा हूँ। महासुम में अभी भी बहुत से लोग मेरा साथ देंगे। हेयांग काउंटी पर कब्जा करते ही ढेर सारे गुट और नेक लोग मेरे साथ आ जाएंगे। जब मेरी ताकत बढ़ जाएगी, तब मैं राजा का साथ देने के नाम पर राजधानी की ओर चढ़ दूंगा। अगर अंत में असफल भी हुआ तो आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका फायदा ही होगा। राजधानी की ताकत की परीक्षा हो जाएगी, सेलेस्टियल है या नहीं ये भी पता चल जाएगा, और आप पर देशद्रोही का इल्जाम भी नहीं लगेगा। लू यी की यह नई दलील सुनकर वीर प्रताप मुस्कुरा उठा। बड़े भैया की सोच सच में दिलचस्प थी। ठीक इनकार करने वाला था कि अचानक एक बात दिमाग में आए। अगर सच में ऐसी शैतानी वस्तु है जो सीधे सेलेस्टियल बना देती है, तो उसकी पुरानी योजना अब काम नहीं करेगी। ऐसे में लू यी का प्रस्ताव शायद कुछ हद तक कामयाब हो सकता है। सोचते सोचते वीर प्रताप का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, भैया, ये बहुत बड़ा मामला है। मुझे सोचने का वक्त दीजिए। अभी जवाब नहीं दे सकता। लू यी बोला, कोई बात नहीं 9वें भाई, आप आराम से सोच लीजिए। बस इतना समझ लीजिए कि अगर मैं राजा का साथ देने में कामयाब हुआ तो भविष्य में राजसिंहासन में आपका भी पूरा हिस्सा होगा, और रीजेंट बनने का वादा भी वैसा ही रहेगा। वीर प्रताप ने कहा, समझ गया। आज कुछ और काम है, मैं चलता हूँ। कहकर वो उठ खड़ा हुआ। लू यी भी जल्दी से उठा, मैं छोड़ने आता हूँ। तो सुनिए, कहानी अब एक नई मोड़ ले रही है, जहाँ चालाकी, शक और रहस्य एक दूसरे में उलझे हुए हैं। लू यी ने वीर प्रताप को दरवाजे तक छोड़ा। दूर तक जाते हुए उसकी सवारी को देखते हुए पास खड़ी जुए लिंगलोंग ने धीमे स्वर में पूछा, महाराज, आपने तो पहले कहा था कि उत्तर राजकुमार पूरे साम्राज्य पर कब्जा करने की फिराक में है। फिर उसके लिए सीधे दक्षिण चढ़ाई करके राजा का साथ देने का बहाना क्यों नहीं बनाता? आपको सेना उधार देने की क्या जरूरत? लू यी ने दूर जाती सवारी की ओर देखा, होठों पर हल्की सी मुस्कान लाए और बोला, क्योंकि उसे यकीन नहीं है कि राजधानी में सच में कोई सेलेस्टियल है या नहीं।
उत्तर देश के हथियार भले ही बहुत ताकतवर हों, मगर सेलेस्टियल के सामने वे बिल्कुल बेकार हैं। हाँ, चंद्र महल से उसका कुछ संबंध है, मगर यह संभव नहीं कि चंद्र महल का सेलेस्टियल उसकी हर बात माने। खासकर तब जब राजधानी में पहले से ही कोई सेलेस्टियल मौजूद हो। ऐसी हालत में चंद्र महल का सेलेस्टियल दक्षिण चढ़ाई में उसकी मदद का जोखिम क्यों उठाएगा? मेरा विद्रोह भले ही नाकाम हुआ, मगर मेरे समर्थक अभी भी बहुत हैं। आखिर मैं वैद्य बड़ा बेटा हूं। जैसे ही मैं हेयान काउंटी पर कब्जा कर लूंगा और अपने नाम से पूरे देश को राजा का साथ देने का आह्वान करूंगा, ढेर सारे गुट मेरे साथ आ जाएंगे। तब मैं विशाल सेना जुटा लूंगा और फिर राजधानी की ओर बढ़ चढ़ूंगा। मेरी ये सेना न सिर्फ उत्तर राजकुमार के लिए सम्राट की सेना की ताकत को कमजोर करेगी, बल्कि यह भी पता चलेगा कि राजधानी में सेलेस्टियल है या नहीं। उत्तर राजकुमार को बस थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा। मुझे यकीन है वो सही चुनाव करेगा। जुए लिंगलोंग ने मन ही मन सोचा। वह तो समझती थी कि लू ये बस एक निकम्मा है, मगर लगता है उसके पास भी कुछ चालाकी बाकी है। फिर भी उत्तर राजकुमार मान जाएगा, ये पक्का नहीं। अगर उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है तो वो सीधे दक्षिण चढ़ाई करेगा। लुई को इस्तेमाल करने की क्या जरूरत? अब सब कुछ इस बात पर टिका है कि वीर प्रताप क्या सोचता है। उधर उत्तर राजकुमार महल लौटते ही वीर प्रताप ने तुरंत झूगे झोंगुआन को अध्ययन कक्ष में बुलाया। लुई ने जो कुछ कहा था सब विस्तार से सुना दिया। झूगे झोंगुआन ने सुना कि सुम सम्राट के पास कोई ऐसी भयानक वस्तु है जो सीधे सेलेस्टियल स्वर्गीय मानव स्तर पर पहुंचा सकती है, तो एक पल के लिए वो भी स्तब्ध रह गया। अगर यह सच है तो राजधानी में पहले से ही कोई स्वर्गीय मानव मौजूद होगा। यह उत्तर देश के लिए बहुत बड़ा खतरा था। उत्तर देश के पास भी एक सेलेस्टियल था, मगर सेलेस्टियलों की लड़ाई में बहुत कुछ अनजाना होता है। किसकी ताकत ज्यादा है यह कोई नहीं जानता, और वह भयानक वस्तु शायद सिर्फ एक सेलेस्टियल बनाने तक सीमित न हो, कई बना सकती है। अगर उत्तर देश जल्दबाजी में दक्षिण चढ़ाई कर दे तो बड़ा धक्का लग सकता है। कुछ पल चुप रहने के बाद झूगे झोंगुआंग बोला, राजकुमार, अगर ऐसी वस्तु सच में है तो हमें धीरे धीरे योजना बनानी होगी। वीर प्रताप ने पूछा, महान विद्वान, क्या आपने कभी ऐसी कोई वस्तु के बारे में सुना है जो सीधे स्वर्गीय मानव स्तर पर पहुंचा दे? झूगे झोंगुआंग ने सिर हिलाया, नहीं, इतने सालों में पहली बार सुन रहा हूं। अगर पहले कभी ऐसी बात सामने आई होती तो दुनिया भर के ग्रैंडमास्टर हंगामा मचा देते। प्राचीन काल से ही स्वर्गीय मानव बन पाने वाले मार्शल आर्टिस्ट बहुत कम हुए हैं। ज्यादातर ग्रैंडमास्टर स्तर पर रुककर मौत का इंतजार करते हैं। अगर उन बूढ़ों को पता चलता कि दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है जो सीधे सेलेस्टियल बना देती है, तो वे सब कुछ दांव पर लगा देते, क्योंकि उनके पास वैसे भी ज्यादा साल नहीं बचे होते। वस्तु हथिया कर वे न सिर्फ दुनिया के मार्शल आर्टिस्टों पर राज करते, बल्कि कई और साल जी भी सकते थे। वीर प्रताप ने थोड़ा सोचा, फिर मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है जो सीधे स्वर्गीय मानव स्तर पर पहुंचा दे? ये सवाल अभी जवाब नहीं दिया जा सकता। वीर प्रताप को हंसी आई। क्या मतलब, अभी नहीं दिया जा सकता है या नहीं, इतना तो बता दो। उसकी सोच समझकर सिस्टम ने और संकेत दिए। इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि यहाँ स्वर्गीय मानव बनने की शर्त है स्वर्गीयताओं की इच्छा की परीक्षा पास करना। भले ही कोई शॉर्टकट हो, वो दूसरे संसारों के हैं, और अगर कोई जबरदस्ती किसी और तरीके से स्वर्गीय बन जाए तो स्वर्गीयताओं द्वारा नष्ट होने की बहुत संभावना है। सिस्टम की बात सुनकर वीर प्रताप गहरे विचार में डूब गया। अगर सुम सम्राट के पास सच में ऐसी वस्तु है तो वह इस दुनिया की नहीं, किसी दूसरे संसार की होगी। रुकिए, अचानक एक बात दिमाग में कौन थी? जानकारी लुई से आई है, जो हैवी कैवलरी से सुनी थी। क्या मुमकिन है कि वह वस्तु ढोने वाले सैनिकों को भी उसका असली काम पता ना हो? शायद सीधे सेलेस्टियल बनाने वाली बात सिर्फ अफवाह हो और वस्तु का असली मकसद कुछ और हो। ये सोचकर वीर प्रताप को थोड़ी राहत मिली। अगर ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं। उधर झूगे झोंगुआंग ने उसे चुप देखा तो बोला, राजकुमार, क्यों न अभी लुई के प्रस्ताव को अस्थायी रूप से स्वीकार कर लें। उसे हेयान काउंटी पर कब्जा करने में मदद करें, सेना जुटाने में साथ दें। जब वो और झाओ राजा राजधानी की ओर बढ़ेंगे तब खुद पता चल जाएगा कि वहां सेलेस्टियल है या नहीं। तो सुनिए, कहानी अब एक नई चालाकी और मुलाकात की ओर बढ़ रही है, जहां हर शब्द के पीछे कोई मतलब छिपा है और हर मुस्कान में कोई सवाल।
वीर प्रताप होश में आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, बहुत अच्छा। इस राजकुमार ने फैसला कर लिया है, लुई को हेयान काउंटी पर कब्जा करने में मदद की जाएगी। फिर उसने थोड़ा रुककर आगे कहा, मगर मुझे यकीन नहीं कि मेरे पिताश्री के पास कोई ऐसी खजाना है जो सीधे किसी को सेलेस्टियल बना दे। मुझे लगता है उन्होंने कोई बहुत ताकतवर हथियार हासिल कर लिया होगा। वीर प्रताप का मकसद साफ था, लुई और बाकी राजाओं को आगे करके सुम सम्राट की असली ताकत का पता लगवाना। देखना था कि पिताश्री के पास कौन सी चाल बाकी है, और अभी उसे कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। येव नानयान और शाओ वेन्याओ दोनों गर्भवती थीं। एक तरफ लुई को सुम सम्राट की परीक्षा लेने देना, दूसरी तरफ बच्चों के जन्म का इंतजार करना। बच्चे पैदा होते ही उत्तर देश की ताकत और बढ़ जाएगी। सिस्टम ने एक बार कहा था, जितने ज्यादा संतान उतने ज्यादा इनाम। पहले भी एक सेलेस्टियल स्तर के योद्धा का इनाम मिल चुका था। अगर किस्मत साथ दे तो येव नानयान और शाओ वेन्याओ के गर्भ में पल रहे बच्चे जन्म लेते ही शायद एक और सेलेस्टियल मिल जाए। बेशक ये सिर्फ उसकी उम्मीद थी, फिर भी अभी तो लगभग 1 साल का वक्त था। वीर प्रताप इंतजार कर सकता था। हालांकि उसने लुई को हेयान काउंटी देने का फैसला कर लिया था, मगर तुरंत सेना भेजने का इरादा नहीं था। वो थोड़ा टालमटोल करना चाहता था, लुई को इंतजार करवाना चाहता था। अगले कुछ दिनों तक वीर प्रताप ने लुई को लटकाए रखा। कोई जवाब नहीं, कोई खबर नहीं। शुरू में लुई बहुत आत्मविश्वासी था। उसे यकीन था कि अपनी बातें सुनकर वीर प्रताप तुरंत सेना भेजने को तैयार हो जाएगा। मगर दिन बीतते गए। उत्तर राजकुमार महल से कोई हलचल नहीं। लुई अब महल में चैन से नहीं बैठ पा रहा था। आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी, जुए लिंगलॉन को खुद उत्तर राजकुमार महल भेजना। बहाना बनाना, महिलाओं से मिलने जुलने का, दोस्ती बढ़ाने का, और मौका मिलते ही वीर प्रताप के मन की बात टटोल लेना। उत्तर राजकुमार महल। मु जिशुआन आंगन में हिसाब किताब देख रही थी। तभी एक दासी आए और बोली, महारानी जी, बाहर एक जुए खानदान की लड़की आई है। कह रही है कि आपकी पुरानी जान पहचान है, आपसे मिलना चाहती है। मु जिशुआन एक पल को ठिठकी। जुए खानदान की लड़की कौन हो सकती है? फिर एकदम याद आया, जुए परिवार में जिसे वो जानती थी वो बस एक ही थी, क्राउन प्रिंसेस। हालांकि क्राउन प्रिंस और उसकी पत्नी उत्तर देश भाग आए थे, मगर क्राउन प्रिंस तो अब भी गद्दार था। खुलेआम चेहरा नहीं दिखा सकता था, इसीलिए जुए लिंगलॉन्ग ने अपना पद नहीं बताया, बस सरनेम से काम चला लिया। सोचकर मु जिशुआन बोली, उसे 100 फ्लावर्स गार्डन में ले जाओ और जाकर चू महारानी को बुला लाओ, हम दोनों मिलकर उनसे मिलेंगी। जी महारानी जी। दासी मुड़कर चली गई। मु जिशुआन कुर्सी से उठी, सामने रखा हिसाब का बही खाता समेटा। जैसे ही वो विंड क्लाउड कोर्ट से बाहर निकली, चू यूकिन से टकरा गई। चू यूकिन ने उत्सुक होकर पूछा, जिशुआन, दासी ने कहा कि तुम मुझे किसी से मिलने के लिए बुला रही हो। मु जिशुआन ने सीधे कहा, हाँ, रानी लिंगलॉन्ग से मिलने। ये सुनते ही चू यूकिन का चेहरा गंभीर हो गया। थोड़ा सोचकर बोली, लगता है वो कोई जानकारी टटोलने आई है। फिर पूछा, अब वो कहाँ है? मु जिशुआन बोली, दासी को कहा है कि उसे 100 फ्लावर्स गार्डन में इंतजार करवाए। चलिए वहीं चलते हैं। कहते ही मु जिशुआन सीधे बाहरी आंगन के 100 फ्लावर्स गार्डन की ओर बढ़ गई। चलो। चू यूकिन बिना हिचकिचाहट के उनके पीछे पीछे चली। थोड़ी देर में दोनों गार्डन पहुंच गईं। वहां मंडप में जुए लिंगलॉन्ग पहले से बैठी इंतजार कर रही थी। किसी के आने की आहट पाकर वो तुरंत पत्थर की बेंच से उठ खड़ी हुई। जैसे ही उसकी नजर चू यूकिन पर पड़ी, दिल धड़क गया। ग्रैंड मास्टर जुए लिंगलॉन्ग ने पहले भी चू यूकिन को देखा था। राजधानी में उसे महिला तलवार देवी के नाम से जाना जाता था। मशहूर थी, मगर तब चू यूकिन सिर्फ 9वीं श्रेणी की थी। उत्तर राजकुमार के साथ उत्तर देश आने के वक्त तो वो हाफ सटेप ग्रैंडमास्टर भी नहीं थी। फिर इतनी जल्दी ग्रैंडमास्टर कैसे बन गई? ये कैसे मुमकिन हुआ? जुए लिंगलॉन्ग ने मन का आश्चर्य दबाया। जल्दी से मु जिशुआन और चू यूकिन के पास आए। सामने आकर विधिवत अभिवादन किया। क्राउन प्रिंसेस से मिलने का सौभाग्य हुआ। ये सुनते ही मु जिशुआन और चू यूकिन ने उसे रोकते हुए कहा। जुए लिंगलॉन्ग ने जल्दी से उनके हाथ थामे और बोली, दोनों बहनों, ऐसा मत कीजिए। मैं अब अपराधी हूँ। क्राउन प्रिंसेस का पद अब मेरा नहीं रहा। आपके झुकने लायक नहीं हूँ। मु जिशुआन मुस्कुराई, जब तक सम्राट ने नया क्राउन प्रिंस नियुक्त नहीं किया, तब तक बहन लिंगलॉन्ग आप ही क्राउन प्रिंसेस हैं।
जुए लिंगलोंग बोली, ये पद अब बहुत संवेदनशील है। बहन, अब मुझे क्राउन प्रिंसेस मत कहिए। आगे से बस बहन बहन कहकर बुलाए। कहते हुए उसने मुंह ज़िशुआन का हाथ थामा और बोली, ज़िशुआन बहन, जब तुम राजधानी से गई थी तब अभी बहुत छोटी सी थी। अचानक कुछ सालों में इतनी शानदार और परिपक्व हो गई हो। अब तो पूरी चेंगशू औरत की छटा है। उत्तर राजकुमार को सच में सौभाग्य मिला है कि तुम जैसी पत्नी मिली। मु ज़िशुआन ने जवाब दिया, बहन आप मजाक करती हैं। राजकुमार से शादी करके तो मैं ही भाग्यशाली हूँ। जुए और मु परिवार दोनों राजधानी के बड़े कुल थे। पहले दोनों परिवारों में कुछ नाता रिश्ता था। मु ज़िशुआन और जुए लिंगलोन कई बार मिली थी, मगर इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। अब इतने अपनत्व से बहन कहकर बात करना देख मु ज़िशुआन सतर्क हो गई। तभी मु ज़िशुआन ने जुए लिंगलोन का हाथ पकड़ा और मंडप की ओर ले जाती हुई बोली, बहन लिंगलोन, अंदर मंडप में बैठकर आराम से बात करते हैं। तो सुनिए, कहानी अब महिलाओं की इस मुलाकात में और गहराई ले रही है। जहां हर बात मीठी लगती है मगर उसके पीछे कोई न कोई मतलब छिपा हुआ है। जुए लिंगलोन ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा। फिर तीनों मंडप के अंदर आकर बैठ गईं। मु ज़िशुआन ने तुरंत अपनी दासी की ओर देखा और बोली, शाओरू, जल्दी से किसी को कहो राजकुमार महल की सबसे अच्छी चाय बनवा कर लाए। दासी ने एक पल में ही उनकी बात का मतलब समझ लिया। झट से सिर झुकाकर बोली, जी महारानी जी, अभी जाती हूँ। मु ज़िशुआन ने फिर जुए लिंगलोन की ओर मुड़कर कहा, बहन लिंगलोन, उत्तर देश तक का सफर निश्चय ही बहुत कष्टदायक रहा होगा। ये सुनते ही जुए लिंगलोन ने एक लंबी सांस ली। कुछ बोली नहीं, बस चेहरे पर उदासी छा गई, आंखें नमसी हो आईं। मु ज़िशुआन ने तुरंत पछतावा जताया, अरे बहन लिंगलोन, मुझे माफ करना। मुझे ये बात नहीं छेड़नी चाहिए थी। अब उदास मत होइए, सब बीते हुए कल की बात है। जुए लिंगलोन ने मु ज़िशुआन का हाथ थामा और बोली, ज़िशुआन बहन सही कह रही हैं। सब बीत गया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ये सब नौवे भाई की मेहरबानी से हुआ। अगर उन्होंने हमें शरण न दी होती तो पूर्वी महल के दर्जनों लोग हम सबके सिर धड़ से जुदा हो चुके होते। कहते कहते उसने मु ज़िशुआन की आंखों में देखा और बोली, बहन ज़िशुआन, मैं सच में तुम्हें ईर्ष्या करती हूँ। उत्तर राजकुमार से शादी करके उत्तर देश के इस खुशहाल और खूबसूरत इलाके में आ गई। पति की सेवा, बच्चों की परवरिश, कोई झगड़ा झंझट नहीं, रोज डरते डरते जीने की जरूरत नहीं। कितनी सुखी जिंदगी है तुम्हारी। मु ज़िशुआन ने मुस्कुराकर कहा, बहन लिंगलोन को क्या पता, जब हम पहली बार उत्तर देश आए थे तब हालात बिल्कुल अलग थे। उत्तर देश की यह तरक्की और समृद्धि सब राजकुमार की मेहनत का नतीजा है। जुए लिंगलोन ने आह भरी, हाय, राजधानी में सब अंधे थे। नौवे भाई की प्रतिभा बेमिसाल थी। अगर वो उत्तर देश न जाते तो शायद आज वो ही क्राउन प्रिंस होते। महासुम की हालत भी इतनी खराब न होती, दुष्ट दरबारी सत्ता पर काबू न कर पाते। मु ज़िशुआन हंस पड़ी, बहन आप मजाक करती हैं। राजकुमार को ऐसे कोई महत्वाकांक्षा नहीं। क्राउन प्रिंस का पद उनसे ज्यादा कई पत्नियां रखेले रखना और एक निश्चिंत राजकुमार की तरह जीवन जीना ज्यादा पसंद है। फिर बात बदलते हुए पूछा, बहन लिंगलोन, अब आप उत्तर देश में कुछ दिन हो गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आदत पड़ गई होगी। अगर कोई जरूरत हो तो कभी भी बेझिझक कहिए। जुए लिंगलोन ने धीमे से कहा, रहने सहने की आदत तो पड़ गई है, मगर लू महल में कोई ऐसा नहीं जिससे दिल की बात कर सकूं। उसका पूरा सामाजिक दायरा राजधानी तक सीमित था। अब उत्तर देश आकर वो अकेली पड़ गई थी, कोई दोस्त, कोई जान पहचान वाला नहीं। मु ज़िशुआन ने तुरंत कहा, अगर बहन लिंगलोन को उत्तर देश में अकेलापन लगता है तो कभी भी उत्तर राजकुमार महल आ जाए। मेरे साथ बैठकर गपशप कर लीजिए। जुए लिंगलोन ने हल्की सांस ली, अच्छा हुआ आप यहाँ हैं ज़िशुआन बहन। अगर यान काउंटी में आप न होती तो सच में पता नहीं किससे बात करती। तभी दासी चाय का घड़ा लेकर आई। मंडप में आकर उसने जल्दी से चाय बनाई और तीनों के सामने प्याले रख दिए। मु ज़िशुआन ने कहा, बहन लिंगलोन, ये राजकुमार महल की सबसे उम्दा चाय है। ये दिमाग को तरोताजा करती है, चित्त को शांत रखती है। जरा चखकर देखिए। जुए लिंगलोन ने बिल्कुल संकोच नहीं किया। शैतानी संप्रदाय की होने के नाते जहर के प्रति उसकी संवेदनशीलता बहुत ज्यादा थी। एक घूंट में ही पता चल जाता कि चाय में कुछ मिला है या नहीं। उसने प्याला उठाया, एक हाथ से ढककर हल्का सा घूंट लिया। अगले ही पल उसके मन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। चाय सच में कमाल की थी, दिमाग ताज़ा हो गया,
शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह और भी सुगम हो गया। प्याला नीचे रखकर उसने मुंह ज़ीशुआन से कहा, बहन ज़ीशुआन, इतनी कीमती चाय मेरे लिए बना दी, क्या जरूरत थी? मुंह ज़ीशुआन मुस्कुराई, ये चाय कीमती तो है मगर बाहरी लोगों के लिए। हमारे महल में सब इसी चाय को पीते हैं। ज़ुए लिंगलोंग ने मन ही मन सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि चू युकिन इतनी जल्दी ग्रैंड मास्टर बन गई। उत्तर राजकुमार महल में कई राज छिपे हैं। सच में लू यी के साथ उत्तर आना सही फैसला था। उधर चू युकिन चुपचाप ज़ुए लिंगलोंग को घूर रही थी। मन में बड़ा अजीब लगा। वीर प्रताप ने तो कहा था कि यह औरत ग्रैंड मास्टर है, मगर उसमें ग्रैंड मास्टर की कोई भी हल्की सी भी आभा नहीं झलक रही, मानो कोई साधारण औरत हो। क्या कोई विशेष विधि से अपनी आभा छिपा रही है? मार्शल आर्टिस्ट की आभा इतनी पूरी तरह छिपाने के लिए जो साधना चाहिए, वो किसी बहुत बड़े गुट की होनी चाहिए। ज़ुए लिंगलोंग का पीछे कोई बड़ा बल है, ये सोचकर चू युकिन और ज्यादा सतर्क हो गई। कहीं यह औरत मुंह ज़ीशुआन या महल के किसी और को नुकसान न पहुंचा दे। तो सुनिए, कहानी अब एक मीठी मुलाकात से ठंडी रात की ओर बढ़ रही है, जहां दिल की बातें होती हैं और रातें बिना नींद के गुजर जाती हैं। 100 फ्लावर्स गार्डन में ज़ुए लिंगलोंग और मुंह ज़ीशुआन 2 घंटे तक बैठी रहीं। घर परिवार की छोटी मोटी बातें, उत्तर देश की कुछ अनोखी चीजें, फूलों की महक में बातें बहती रहीं। ये पहली मुलाकात थी, इसीलिए ज़ुए लिंगलोंग ने बहुत सावधानी बरती। कोई गहरी या संवेदनशील बात नहीं छेड़ी। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि मुंह ज़ीशुआन के साथ थोड़ा सा नाता मजबूत हो जाए। जब दोनों और करीब आ जाएंगी, तब उत्तर राजकुमार महल के राज टटोलना आसान हो जाएगा। रात के खाने के वक्त मुंह ज़ीशुआन ने वीर प्रताप को सब कुछ बता दिया, क्या क्या बातें हुई, कैसे कैसे। वीर प्रताप ने मन ही मन सोचा, ये औरत सच में धैर्यवान है। पहली मुलाकात में ही कुछ टटोलने की कोशिश नहीं की। अचानक उसे एक बात याद आई। उसने मुंह ज़ीशुआन से पूछा, प्रिय, आज वो आए थीं, तो क्या तुमने उन्हें चाय पिलाई? मुंह ज़ीशुआन हल्के से मुस्कुराई, बिल्कुल। वो सम्मानित मेहमान थीं, इसीलिए महल की सबसे अच्छी चाय ही पिलाई। ये सुनकर वीर प्रताप को थोड़ी राहत मिली। आखिर वह औरत शैतानी संप्रदाय की है, सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है। तभी चू युकिन ने पूछा, प्रताप, आज जब मैंने उसे देखा तो उसमें मार्शल आर्टिस्ट की जरा भी आभा नहीं झलक रही थी। क्या तुम्हें यकीन है कि वो ग्रैंड मास्टर है? अगर है तो अपनी आभा इतनी अच्छी तरह छिपा रही है कि कमाल है। वीर प्रताप ने जवाब दिया, हाँ, वो ग्रैंड मास्टर ही है। शायद कोई खास चीज इस्तेमाल की है या कोई ऐसी साधना सीखी है जो आभा पूरी तरह छिपा देती है। मगर यह कोई बड़ी बात नहीं। वो दूसरों को धोखा दे सकती है, मगर मुझे नहीं। चू युकिन बोली, आभा इतनी अच्छी तरह छिपाने वाली साधना किसी बड़े गुट की होगी। उसके पीछे कोई ताकत है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, कहीं वो तुम्हें निशाना न बना रही हो। वीर प्रताप हंसे, चू महारानी, चिंता मत कीजिए। मुझे मालूम है वो किस संप्रदाय से है और उसका मकसद क्या है। मैं सतर्क हूं। चू युकिन ने और कुछ नहीं कहा। खाना चल रहा था कि अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया। सबके बदन में कपकपी दौड़ गई, ऐसी ठंड की हड्डियां तक ठिठक गईं। वीर प्रताप एक पल को चौंका, फिर तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बाकी औरतों से कहा, तुम सब खाना जारी रखो, मुझे थोड़ा काम है, बाहर जा रहा हूं। कहकर वो कमरे से निकल पड़ा। उत्तर राजकुमार महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। पीछे छोड़कर गई औरतें एक दूसरे को देखती रहीं, समझ नहीं आई कि अचानक क्या हुआ। तभी लिन वान्युन बोली, महल की स्वामिनी आ गई हैं। लिन वान्युन को चेन वानरों की आभा बहुत अच्छी तरह पहचान थी। अभी अभी जो ठंडी हवा आई थी, उससे उसे पता चल गया था कि चेन वानरों महल के द्वार पर पहुंच चुकी हैं। ये सुनते ही सब समझ गईं, ये चेन वानरों का संकेत था। वो वीर प्रताप को बता रही थी कि वो आ गई हैं। चेन वानरों और वीर प्रताप इतने दिनों बाद मिले थे, लगता था कि आज की रात भी नींद से दूर रहेगी। औरतें इस बात पर ज्यादा नहीं रुकीं, जल्दी ही दूसरी बातों में लग गईं। उधर वीर प्रताप मुख्य द्वार पर पहुंचा। वहां वही परिचित आकृति खड़ी थी। चेन वानरों सफेद वस्त्र में थी, बर्फ जैसी शुद्ध, पतली दुबली काया, हंस की तरह लंबी गर्दन, नाजुक कलाइडेबोन, छोटे छोटे चेरी जैसे होंठ और बर्फ सी गोरी त्वचा, मानो कोई जीवंत मूर्ति खड़ी हो। उनका चेहरा ठंडा था, शरीर से अमृतत्व की आभा झलक रही थी, जैसे कोई ऊंची देवी स्वर्ग से उतर आए हो। वीर प्रताप को नहीं पता क्यों, इतने दिनों बाद देखकर लगा कि वो और भी खूबसूरत हो गई हैं।
मन में एक तीव्र इच्छा जागी उन्हें जीतने की, अपने में समेट लेने की। उसने जमीन पर पैर ठोका और शैडो शिफ्टिंग से एक पल में चेन वानरों के सामने पहुंच गया। मेरी रोंद रोंद परी आखिरकार पहाड़ से उतर आई। उसकी यह बेशर्म बात सुनकर चेन वानरों के गालों पर लाली दौड़ गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि वीर प्रताप ने उन्हें गोद में उठा लिया, राजकुमारी की तरह। संघर्ष करने का मौका भी नहीं मिला। फिर से शैडो शिफ्टिंग। अगले ही पल दोनों चेन वानरों के महल के शयन कक्ष में थे। चेन वानरों को थोड़ा गुस्सा आया। अभी अभी महल में आए हैं और ये शैतान सीधे बिस्तर पर ले आया। थोड़ा धैर्य भी नहीं। उन्हें बिस्तर पर लिटाकर वीर प्रताप ने उनकी साफ सुथरी आंखों में देखा और बोला, पत्नी, रोज तुम्हें याद करता हूं। आज आखिरकार मिल गई। चेन वानरों ने मुंह खोला, स्वामी, वो। ओम। बात पूरी होने से पहले वीर प्रताप झुक गया और उनके होठों पर अपने होंठ रख दिए। चेन वानरों ने 2-4 बार हल्का संघर्ष किया, मगर अपनी शक्ति बंद पाकर चुप हो गईं। छोड़ दिया, ये शैतान जो चाहे कर ले। उन्हें भी इन दिनों वीर प्रताप बहुत याद आए थे। जब वो इतना उतावला है तो दोनों अपनी तड़प एक दूसरे को दिखा ही दें। वीर प्रताप को क्या पता था कि चेन वानरों कुछ बहुत जरूरी बात कहने वाली थी, मगर वो इतना जल्दी था कि बात अधर में रह गई। रात गहरा गई। आकाश में कुहासा छाया था, हवा में नमी थी, ठंड बढ़ रही थी। महल की छत पर हल्के नीले वस्त्र वाली एक औरत खड़ी थी। हवा चलती, उसकी स्कर्ट लहराती, कभी कभी गोरी टांगे झलक जाती। नंगे पैरों खड़ी वो ठंडी ठंडी नजरों से दूर देख रही थी। नीचे कमरे से आवाजें आ रही थीं, बार बार, लगातार, मगर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। बर्फ जैसी ठंडक। कुछ देर बाद यून शियान और बर्दाश्त नहीं कर पाई। ठंडी सिसकारी ली और बर्फीले स्वर में बोली, इन्हें अलग रखना सही था। चेन वानरों अभी महल लौटी और यह आदमी इंतजार भी नहीं कर सका, सीधे बिस्तर पर ले गया और घंटों सुख भोग रहा है। यून शियान समझती थी, इतने दिनों बाद मिले, तड़प तो होगी ही। रातों को ऐसे ही गुजारना आम बात है। मगर जो नहीं सोचा था वो ये कि घंटों बीत गए और ये दोनों अभी भी उसी में मग्न हैं। पहले लगा था शायद साधना कर रहे हैं, मगर जांच करने पर पता चला नहीं, ये साधना नहीं, बस सुख की तलाश है। यून शियान सोचती हैं, अगर पहले चेन वानरों को हमेशा के लिए यहाँ रहने की इजाजत दे दी होती तो क्या ये दोनों रोज ऐसे ही गुजारते, साधना को भूलकर। फिर सोचा, ये घटना फिर साबित करती है कि वीर प्रताप कोई साधारण मर्द नहीं, औरतों को संभालने में माहिर है। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन वानरों इतनी मोहित हैं। समय बीतता गया। महल के बाहरी आंगन में मुर्गे की बांग सुनाई दी। सुबह की पहली किरणें फैलने लगीं। कमरे में शांति छा गई। वीर प्रताप ने चेन वानरों की पतली कमर थामी, उन्हें अपनी छाती पर टिका लिया। हाथ से उनकी चिकनी पीठ सहलाता रहा। रोंग, इस बार कितने दिन रुकने का इरादा है महल में? वीर प्रताप चाहता था कि वो ज्यादा दिन रहें। इतने दिनों बाद मिले थे। चेन वानरों नींद से जागी। अचानक किसी को याद करके जल्दी से बोली, हाँ, इस बार पहाड़ से उतरते वक्त स्वामिनी भी मेरे साथ आए हैं। वो बात अधर में रुक गई। कल रात वो पहली बार मिले थे, पूरी रात साथ गुजारी। स्वामिनी ने सब देखा होगा। वो क्या सोच रही होंगी? ये सुनकर वीर प्रताप एक पल को ठिठक गया। क्या वह परी भी आए हैं? पूरी रात कमरे में चेन वानरों के साथ बदमाशी की। उनकी सेलेस्टियल इंद्रियां हो तो सब पता चल गया होगा। क्या वो सोचेंगी कि यह आदमी बस इसी में लगा रहता है? फिर चेन वानरों को पहाड़ से उतरने से मना कर देंगी। फिर सोचा, चूंकि उन्होंने पहले ही चेन वानरों को मेरी पत्नी बनने की इजाजत दे दी थी और इतने दिनों बाद मिले हैं, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। अगर इतना भी बर्दाश्त न हो तो वो औरत बिल्कुल बेइंसाफ है। तो सुनिए, कहानी अब एक ठंडी सुबह की ओर बढ़ रही है, जहां पुरानी यादें ताज़ा होती हैं और नए राज खुलने वाले हैं। वीर प्रताप के मन में पूरा यकीन था, उसने कोई गलत काम नहीं किया। चेन वानरों से इतने दिनों बाद मिलकर जो हुआ वह तो स्वाभाविक था। उस औरत को इसमें कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए। तभी उसने चेन वानरों से कहा, तो ग्रैंड मास्टर भी आए हैं। अब समझ आया कि कल रात इतनी ठंड क्यों लग रही थी। चेन वानरों ने धीमे से कहा, हमें उठ जाना चाहिए। ग्रैंड मास्टर ने शायद पूरी रात छत पर हमारा इंतजार किया होगा। वीर प्रताप को थोड़ा अफसोस हुआ। वो तो सोच रहा था कि चेन वानरों की नर्म बाहों में थोड़ा और लेटा रहेगा, मगर अब इतनी सुबह उठना पड़ रहा है। ये औरत चेन वानरों के साथ पहाड़ से क्यों उतरी? क्या मकसद है?
अचानक उसके दिमाग में पुरानी याद कौन थी। पिछली बार अध्ययन कक्ष में उस औरत ने उनके बीच की शारीरिक लय का इस्तेमाल करके ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग मंत्र से अपनी ताकत वापस पाई थी। इस बार भी क्या वही चाल? क्या वो फिर से उसके शरीर का इस्तेमाल करना चाहती है? वीर प्रताप की भौहें सिकुड़ गईं। उसे कोई तरकीब सोचनी होगी। युन शियान को ड्रैगन एंड फीनिक्स टी पिलानी होगी। उसे भी कोई कीमत चुकानी होगी ताकि पिछली बार की तरह वो बेबस न रहे और उसका शरीर छू भी न सके। सोचते सोचते दोनों धीरे धीरे उठे। पास के स्नानघर में जल्दी नहाया, कपड़े बदले और कमरे से बाहर निकले। उधर यूनरोब कोर्ट के मंडप में लिन वान्योन युन शियान के लिए चाय बना रही थी। युन शियान पत्थर की चौकी पर बैठी थी, चेहरा बर्फ जैसा ठंडा, प्याले में चाय धीरे धीरे चख रही थी। कमरे से निकलते ही वीर प्रताप ने झुककर अभिवादन किया। शिष्य ग्रैंडमास्टर को प्रणाम करता है। युन शियान ने ठंडे स्वर में कहा, इतने दिनों बाद मिले हो, इस बार तो माफ कर देती हूँ, मगर अगली बार ऐसा हुआ तो 1 साल तक एक दूसरे को देखने नहीं दूंगी। उनके मन में गुस्सा था। अगर सिर्फ वीर प्रताप होता तो छोड़ देती, उसे पहले पता नहीं था कि वो आए हैं। मगर चेन वानरोग, उसने खुद चेन वानरोग को पहाड़ से उतारा था। फिर भी एक मर्द देखते ही सब भूल गईं। पूरी रात उसे छत पर खड़ा छोड़ दिया। उसने चेन वानरोग पर इतनी मेहरबानी की, मगर चेन वानरोग ने मर्द मिलते ही अपनी ग्रैंडमास्टर को भुला दिया। चेन वानरोग को भी लगा कि स्वामिनी नाराज हैं। उन्होंने जल्दी से कहा, शिष्या ने गलती की है। युन शियान ने बेरुखी से कहा, बस अब इस बात को नहीं खींचूंगी। तभी वीर प्रताप ने हल्के से पूछा, ग्रैंडमास्टर, इस बार पहाड़ से उतरने का क्या कारण है? युन शियान बोली, सुना है महासुम साम्राज्य में बहुत से मार्शल आर्टिस्ट गायब हो रहे हैं। मुझे शक है कि यह महासुम राजपरिवार से जुड़ा है, इसीलिए पहाड़ से उतरकर हालात देखने आई हूँ। ये सुनकर वीर प्रताप चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि युन शियान भी मानती है कि उसके पिता इसमें शामिल हैं। युन शियान ने उसकी ओर देखा और बोली, वीर प्रताप, अगर तुम दुनिया एक करने का इरादा रखते हो तो पहला कदम महासुम का सिंहासन हथियाना होगा। मैं और रहस्यमयी चंद्र महल तुम्हारा साथ देंगे। जो भी जरूरत हो मुझसे कहना। वीर प्रताप को यकीन नहीं हुआ। ये औरत सच में महासुम का सिंहासन जीतने में उसकी मदद करेगी। इतनी उदारता। अचानक एक ख्याल आया। उसने कहा, ग्रैंडमास्टर, सुना है मेरे पिताश्री के पास रहस्यमयी चंद्र महल का कोई पवित्र खजाना है। क्या आप मुझे सिंहासन जीतने में इसलिए मदद कर रही हैं ताकि वह खजाना वापस ले सके? युन शियान ने ठंडी हंसी ली, बहुत तेज हो तुम। हाँ, मैं इसी बहाने वह पवित्र खजाना वापस लेना चाहती हूँ। वीर प्रताप ने पूछा, ग्रैंडमास्टर, आप सेलेस्टियल हैं, अपनी ताकत से सीधे महासुम महल जाकर खजाना ले सकती हैं। इतनी मेहनत क्यों? युन शियान बोली, मेरे शरीर की चोट अभी ठीक नहीं हुई और मैं मनमाने ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर किया तो इस दुनिया का स्वर्गीय ताऊ मुझे दंड देगा। मेरी यह चोट उसी दंड की वजह से है। ये सुनकर वीर प्रताप को सब समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वो महल में घुसकर खजाना नहीं ले आई, उनमें अभी वो ताकत नहीं थी। युन शियान ने आगे कहा, और वह वस्तु ग्रैंडमास्टर को थोड़ी देर के लिए सेलेस्टियल स्तर पर पहुंचा सकती है। भले ही समय कम हो, मगर सेलेस्टियल को चोट पहुंचाना नामुमकिन नहीं। मैं कार्रवाई तभी करूंगी जब मेरी ताकत कुछ ठीक हो जाए। पहाड़ से उतरने का दूसरा कारण भी यही है, अपनी शक्ति वापस पाना। कहते कहते उनकी नजर वीर प्रताप पर टिक गई। वो ठंडक से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वो उसके शरीर का इस्तेमाल करके ताकत वापस पाना चाहती है। और अब यकीन हो गया, ये औरत सच में उसके शरीर पर लालच रखती है। युन शियान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, एक और बात, पश्चिमी सीमा की कुहासा अब अस्थिर हो रही है। अगर तुम दुनिया एक करना चाहते हो तो जल्दी करो। कुहासे के अंदर का स्थान बहुत उलझा हुआ है, कोई नहीं जानता कि क्या निकलेगा। वीर प्रताप के दिल में धक्का लगा। कुहासा अस्थिर। अभी उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी, पश्चिमी सीमा की कुहासा। अगर वहां से सेलेस्टियल स्तर के योद्धा निकले तो उसके हथियार बेकार हो जाएंगे। अचानक उसे एक बात सूझी। ये औरत कुहासे की अस्थिरता की बात इसलिए नहीं बता रही कि सिर्फ चेतावनी दे। वो डर पैदा करना चाहती है ताकि वो महसूस करे कि रहस्यमयी चंद्र महल कितना जरूरी है और फिर उसकी मदद करने को तैयार हो जाए उसकी शक्ति वापस करने में। वीर प्रताप मुस्कुराया, चूंकि गुरु माँ ने दुनिया जीतने में मेरी मदद करने का फैसला कर लिया है
तो शिष्य आपका शुक्रिया अदा करता है। युन शियान ने भावहीन स्वर में कहा, शब्दों का शुक्रिया छोड़ो, मुझे तुमसे एक काम है। वीर प्रताप ने अनजान बनकर पूछा, गुरु माँ किस काम की बात कर रही हैं? युन शियान बोली, समय आने पर पता चल जाएगा। वीर प्रताप ने और सवाल नहीं किया। उसे क्या पता नहीं था, वो उसकी शक्ति वापस करने की बात कर रही थी। सच कहें तो वो ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग मंत्र उसके साथ साधना करने को तैयार था, मगर शर्त ये कि शारीरिक संपर्क हो, पिछली बार की तरह अध्ययन कक्ष में निष्क्रिय साधना नहीं, वरना मजा ही क्या। मगर वो भी देख रहा था, युन शियान कभी उसे अपना शरीर नहीं छूने देंगी। उनके लिए वो बस निचले संसार का एक आदमी है। उधर महासुम राजधानी, एक कारवां धीरे धीरे शहर में दाखिल हुआ। झंडों पर चांद का चिन्ह, रहस्यमयी चंद्र महल का निशान, मतलब कोई बड़ा शख्स आया है। सुम सम्राट को जल्दी खबर मिल गई। अध्ययन कक्ष में बैठे छाया रक्षक की रिपोर्ट सुनकर वो गहरे विचार में डूब गए। इस वक्त रहस्यमयी चंद्र महल ने राजधानी में किसी को क्यों भेजा? क्या उन्हें पता चल गया कि वो क्या कर रहा है? क्या चंद्र महल राजपरिवार को परेशान करने आया है? तो सुनिए, कहानी अब राजधानी के महल में एक भयानक तनाव की ओर बढ़ रही है, जहां हर सांस में डर है, हर नजर में शक और हर बात के पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है। सुम सम्राट का चेहरा इस वक्त काला पड़ गया था। मन में डर का साया था, कहीं रहस्यमयी चंद्र महल को सब पता चल गया हो और अब कोई आकर उन्हें खत्म करने न आया हो। छाया रक्षक की रिपोर्ट सुनकर उन्होंने पूछा, चंद्र महल से कौन आया है? छाया रक्षक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, जांच से पता चला है कि महान वृद्ध और फू वृद्ध आए हैं। सुम सम्राट की भौहें सिकुड़ गईं, चेहरा और भी काला हो गया। दोनों वृद्ध अगर महल की स्वामिनी खुदाई होती तो शायद इतना डर न लगता, उनकी ताकत तो वैसी वैसी ही थी, मगर वृद्ध अलग बात है। रहस्यमयी चंद्र महल के वृद्ध कम से कम ग्रैंड मास्टर से ऊपर होते हैं, ज्यादातर तो छद्म सेलेस्टियल। दो छद्म सेलेस्टियल अचानक आ धमके। ये दबाव इतना भारी था कि सुम सम्राट की सांसें थमसी गईं। तभी एक नपुंसक दौड़ता हुआ अध्ययन कक्ष में घुसा और बोला, महाराज, चंद्र महल के दोनों वृद्ध आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। सुम सम्राट का दिल धड़क गया। सीधे उनसे मिलने आए हैं? शहर में घुसे और सीधे महल की ओर बढ़े, मतलब चंद्र महल को सच में सब पता चल गया है। अब वो उन्हें खत्म करने आए हैं। अब क्या करे? क्या चंद्र महल से जान की लड़ाई हो जाएगी? सुम सम्राट के मन में इतना डर पहले कभी नहीं आया था। बचपन की यादें एक एक करके आंखों के सामने घूमने लगीं। एक पल में जैसे कोई फैसला हो गया। उन्होंने घोषणा करने वाले नपुंसक से कहा, राजकीय उद्यान में दोनों वृद्धों को इंतजार करवाओ, मैं अभी आता हूं। नपुंसक ने तुरंत कहा, जी महाराज, और बाहर निकल गया। नपुंसक के जाने के बाद सुम सम्राट ने छाया रक्षक से कहा, तुम भी जा सकते हो। आ गया महाराज। छाया रक्षक चला गया। तब सुम सम्राट ने आस्तीन से एक खूबसूरत डिब्बा निकाला। उससे बात करते हुए बोले, इस चीज के साथ मुझे कोई नहीं छू सकता। कहकर डिब्बा फिर आस्तीन में रखा और सीधे राजकीय उद्यान की ओर बढ़े। देखना था कि चंद्र महल के ये दो वृद्ध आखिर उनसे क्या चाहते हैं। थोड़ी देर में सुम सम्राट उद्यान में पहुंचे। वहां मंडप में दो सफेद बालों और दाढ़ी वाले वृद्ध नीले वस्त्रों में आराम से बैठे चाय पी रहे थे। चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, मानो किसी दोस्त से मिलने आए हों। उनकी इतनी सुकून भरी हालत देखकर सुम सम्राट ठिठक गए। लगता नहीं कि ये झगड़ा करने आए हैं। बिना ज्यादा सोचे वो मंडप में दाखिल हुए और बोले, दोनों सम्मानित वृद्धों का क्या काम है मेरे पास? एक वृद्ध ने कहा, मैं फू होंगचो, चंद्र महल का दूसरा वृद्ध, और ये पास में बैठे हैं यू चांद किंग, महान वृद्ध। महाराज ने हम दोनों के नाम सुने ही होंगे। नाम सुनते ही सुम सम्राट को याद आ गया। ये दोनों दशकों पहले बहुत मशहूर थे। बचपन में सुना था, तब चंद्र महल अभी शिष्य बनाने की शुरुआत में था। इन्होंने शिष्य भर्ती के दौरान नाम कमाया था। बहुत से गुटों ने इन पर हमला किया था, क्योंकि चंद्र महल अच्छे खासे मार्शल आर्टिस्टों को सबके नाकों के नीचे से ले जा रहा था। दूसरे गुटों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, मगर सब चुनौती देने वाले हार गए। इन्हीं दोनों की वजह से महासुम के गुटों को चंद्र महल की असली ताकत का अंदाजा हुआ। बाद में चंद्र महल के सेलेस्टियल ने ग्रैंडमास्टरों का कत्लेआम किया। उस घटना ने तो उनकी ताकत को और पुख्ता कर दिया। सुम सम्राट बोले, हाँ, दोनों वृद्धों के नाम सुने हैं। यू चांदकिंग ने कहा, अच्छा हुआ सुने हैं। नाम मालूम है तो बात आसान हो जाती है। ये सुनकर सुम सम्राट के मन में बुरा एहसास हुआ।
यू चांद किंग ने आगे कहा, सुम सम्राट, हमने बहुत पहले ही तुम्हारे किए हुए काम जान लिए हैं। क्या सोचा था कि छाया रक्षकों से हमारे शिष्यों को न छूने से हमें कुछ पता नहीं चलेगा। सुम सम्राट का दिल धड़क गया। चंद्र महल को सच में सब पता चल गया। आज ये दोनों उन्हें मारने आए हैं। चेहरा काला करके बोले, वृद्ध यू क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फू होंचो हंसे और बोले, सुम सम्राट, लगता है तुम्हें अपने अपराधों का खुलासा करना पड़ेगा, तब जाकर मानोगे। तुम्हें लगता है कि छाया रक्षकों से मार्शल आर्टिस्टों को चुपके चुपके उठाना कोई खास मुश्किल काम था। ये बात सुनते ही उद्यान में हवा जैसे चाकू की धार बन गई। चारों ओर खौफ छा गया। सुम सम्राट को लगा कि अब ये दोनों हमला करेंगे, मगर वो हिले नहीं। तभी समझ आया। उन्होंने पूछा, क्या आप दोनों उस पवित्र खजाने के लिए आए हैं? यू चांद किंग ने ठंडी हंसी ली, पवित्र खजाना? वह चीज हमारे लिए अब बेकार हो चुकी है। फू होंचो ने बिना घुमाव फिराव कहा, हमने छाया रक्षकों से पता लगाया है कि तुमने समुद्र से एक हथियार हासिल किया है। काफी मार्शल आर्टिस्टों की बलि देकर उसे जागृत किया जा सकता है। जागृत होते ही उसकी ताकत सेलेस्टियल को भी मार सकती है। छाया रक्षकों ने हमेशा चंद्र महल में घुसपैठ की कोशिश की थी। इसी वजह से कुछ बातें यू चांद किंग और फू होंचो को पता चल गईं। उन्हें सुम सम्राट के कई राज पता चले, हाल की हरकतें और वह भयानक हथियार भी। ये सुनकर सुम सम्राट घबरा गए। हथियार के बारे में भी पता है? फिर पूछा, चूंकि हथियार के बारे में जानते हैं तो समझते होंगे कि वह मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। यू चांद किंग जोर से हंसे, सुम सम्राट, हमें डराने की कोशिश मत करो। अगर तुम उस दिव्य हथियार को जागृत कर पाते तो छाया रक्षक अब भी मार्शल आर्टिस्टों को न उठा रहे होते। अभी भी उठा रहे हैं, मतलब शर्तें पूरी नहीं हुई। चाल उजागर हो गई। सुम सम्राट ने सीधे पूछा, आप दोनों क्या चाहते हैं? यू चांद किंग बोले, हम तुम्हारे साथ साझेदारी करना चाहते हैं। सुम सम्राट ठिठके, साझेदारी? यू चांद किंग ने कहा, हमारी सच्चाई दिखाने के लिए एक मुफ्त जानकारी देते हैं। चंद्र महल की सेलेस्टियल ने महल की स्वामिनी को उत्तर देश ले जाकर उत्तर राजकुमार को अपना शिष्य बना लिया है। स्वामिनी को उत्तर राजकुमार से शादी भी करवा दी है, वो अब उसकी दावसाथी है। जल्द ही चंद्र महल की मदद से उत्तर देश की सेना दक्षिण चढ़ाई करेगी। तब तुम्हारा सिंहासन शायद अपने बेटे को सौंपना पड़ेगा। ये खबर सुनकर सुम सम्राट चुप हो गए। उन्हें यकीन था कि यू चांद किंग झूठ नहीं बोल रहे। उन्हें पहले से शक था कि चंद्र महल और उत्तर देश में कोई गठजोड़ है। आज पुष्टि हो गई। थोड़ी देर बाद पूछा, कैसी साझेदारी? यू चांद किंग बोले, उस हथियार का इस्तेमाल करके हमारी मदद करो, चंद्र महल की पुरानी महल स्वामिनी को मार डालो। तो सुनिए, कहानी अब राजधानी के सबसे गहरे अंधेरे में उतर रही है, जहां खून की नदियां बह रही हैं और साजिशें इतनी गहरी हैं कि कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। यू चांद किंग की बात सुनकर सुम सम्राट फिर से ठिठक गए। इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा उन्होंने इन दोनों में कभी नहीं देखी थी। सेलेस्टियल को मार डालना, सच कहें तो खुद सुम सम्राट ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। हाँ, उस हथियार को उन्होंने ट्रम्प कार्ड की तरह रखा था, या फिर सेलेस्टियलों को डराने के लिए, ताकि वो उनके खिलाफ कोई कदम न उठा सकें। आखिर उस हथियार को एक बार इस्तेमाल करने में कितना वक्त लगता है, कितनी तैयारी चाहिए, और छोटे समय में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हो सकता है। अगर एक ही बार में काम न हुआ तो सेलेस्टियल जाग जाएंगे और फिर उनका हाल क्या होगा, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी सुम सम्राट ने यू चांद किंग की आंखों में देखकर कहा, वृद्ध यू, आप मजाक तो नहीं कर रहे? यू चांद किंग ने पत्थर की मेज पर रखा चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और बोले, मजाक नहीं महाराज। पूर्व महल स्वामिनी के साथ उत्तर राजकुमार की मदद से वो दक्षिण चढ़ाई जरूर करेगा। आपके पास कोई चारा नहीं। ये सुनकर सुम सम्राट फिर सोच में डूब गए। हाँ, धमकी उन्हें पसंद नहीं, मगर यू चांद किंग ने गलत नहीं कहा।
वह बागी बेटा अब इतनी ताकत जुटा चुका है कि उसकी महत्वाकांक्षा उनसे भी बड़ी है। सिंहासन हथियाने के लिए सबसे पहले दक्षिण चढ़ाई करेगा। सिंहासन मिलते ही महासुम की ताकत से युद्ध छेड़ेगा, एक एक करके दूसरे राज्य निगल लेगा। महान शिया राजवंश उसके लिए बहुत अहम है। अब चंद्र महल की सेलेस्टियल की मदद से दक्षिण आना तय है। कुछ देर बाद सुम सम्राट होश में आए और पूछा, आप उसे क्यों मारना चाहते हैं? यू चांगकिंग हंसे और बोले, साफ नहीं है क्या? उस वक्त हमने चंद्र महल को फैलाने में जान लगाई थी, कुछ निश्चित चीजों का इस्तेमाल किया जिससे हमारी साधना इस जन्म में आगे नहीं बढ़ सकती। फिर भी उस औरत ने महल स्वामिनी का पद एक छोटी लड़की को सौंप दिया। अब वो तेजी से ताकतवर हो गई है और ऊपर से महल में किसी देवपुत्र को लाने की योजना बना रही है। हमें क्या समझती है? सुम सम्राट को सब समझ आ गया। ये दोनों नई महल स्वामिनी से नाराज हैं, सत्ता हथियाना चाहते हैं। जैसे ही चंद्र महल की सेलेस्टियल मर जाएगी, ये दोनों आसानी से महल पर काबू कर लेंगे। इस नजरिए से देखें तो हित साझा है। सेलेस्टियल चली गई तो चंद्र महल का खतरा कम हो जाएगा। कुछ दशक और लग जाएं, महासुम इतना ताकतवर हो जाएगा कि चंद्र महल को मिटा भी सकता है। तब कोई ताकत या राज्य उन्हें धमका नहीं सकेगा। सोचकर सुम सम्राट बोले, बहुत अच्छा, हम आप दोनों के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। ये सुनते ही यू चांगकिंग और फू होंगचो के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। यू चांगकिंग ने कहा, अब जब सहयोग तय हो गया है तो क्या महाराज हमें वह हथियार दिखा सकते हैं जो सेलेस्टियल को मार सकता है? ये सुनते ही सुम सम्राट सतर्क हो गए, ये ठीक नहीं होगा। क्या पता ये दोनों हथियार देखकर छीन ही ले। अभी वह हथियार काफी मार्शल आर्टिस्टों का खून और सार नहीं चूस पाया है, तैयार नहीं हुआ। उनकी सतर्कता देख यू चांगकिंग मुस्कुराए, महाराज चिंता मत कीजिए, हम हथियार छीनने नहीं आए। आपके पास चंद्र महल का पवित्र खजाना है। आप पहले ही यूनिटी रियल्म में हैं, उस खजाने से तुरंत स्वर्गीय मानव स्तर पर पहुंच सकते हैं। ऐसे में हम आपसे कुछ छीन कैसे सकते हैं? सुम सम्राट की भौहें सिकुड़ गईं। यू चांगकिंग को पता है कि वो यूनिटी रियल्म में हैं, छद्म सेलेस्टियल बन चुके हैं। फिर सोचा, कोई आश्चर्य नहीं, दोनों खुद यूनिटी रियल्म के छद्म सेलेस्टियल हैं, शायद उनकी रियल्म महसूस कर ली होगी। कुछ पल सोचकर बोले, ठीक है, आपको दिखा सकता हूं, मगर पहले साफ कह दूं, अगर उस हथियार पर लालच किया तो बाद में मेहमाननवाजी की उम्मीद मत रखना। फू होंगचो बोले, महाराज निश्चिंत रहिए, हम सिर्फ जांचना चाहते हैं कि क्या वह हथियार सच में सेलेस्टियल को मार सकता है। ऐसी शैतानी चीज में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। दोनों चंद्र महल के वृद्ध हैं, दुनिया के कुछ राज जानते हैं। ऐसी शैतानी चीज जो मार्शल आर्टिस्टों की बलि मांगती है, उसे अपना बनाने की हिम्मत नहीं करते। कहीं उल्टा वार न कर दे और मौत का कारण भी पता न चले। सुम सम्राट मुड़े और बोले, मेरे पीछे पीछे चलिए, कहकर वो अध्ययन कक्ष की ओर बढ़े। यू चांगकिंग और फू होंगचो पत्थर की सीटों से उठे और उनके पीछे पीछे चल पड़े। तीनों अध्ययन कक्ष में दाखिल हुए। दरवाजे खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। सुम सम्राट एक किताबों की अलमारी के पास गए, वहां एक ड्रैगन की मूर्ति को हल्के से घुमाया। अगले ही पल अलमारी कांपने लगी, फिर धीरे धीरे सरक कर हट गई। सामने एक नीचे की ओर जाती गुप्त सुरंग दिखी। सुम सम्राट ने पीछे मुड़कर कहा, रास्ता लंबा है, मेरे साथ चलिए, कहकर वो सुरंग में उतर गए। यू चांगकिंग और फू होंगचो भी जल्दी से पीछे लग गए। सुम सम्राट ने चिंगों का इस्तेमाल किया, बहुत तेजी से दौड़े, मगर दोनों वृद्ध आसानी से साथ देते रहे। लगभग 2 घंटे उड़ते दौड़ते रहे, तब जाकर उस भयानक हथियार वाली जगह पहुंचे। सामने एक विशाल गुप्त कक्ष था, बीच में गोल मंच, उसके नीचे खून जैसा लाल तरल भरा हुआ खून का तालाब। कक्ष में छाया रक्षक लगातार पकड़े गए मार्शल आर्टिस्टों को उस खून के तालाब में फेंक रहे थे। जैसे ही कोई तालाब में गिरता, कुछ ही पलों में सिर्फ कंकाल रह जाता। पास खड़े छाया रक्षक उन कंकालों को बाहर निकाल लेते। ये दृश्य देख यू चांगकिंग हंसे, महाराज सच में बेरहम हैं। अगर दूसरे गुटों को पता चले कि आप उनके मार्शल आर्टिस्टों को बलि दे रहे हैं, तो महल में घुसकर आपको मार डालने से बाज नहीं आएंगे। सुम सम्राट को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें लगा ये धमकी है। फिर उन्होंने मंच पर रखी सुनहरी छड़ी की ओर इशारा किया, वही है वह हथियार जो सेलेस्टियल को मार सकता है। हथियार देखते ही यू चांगकिंग और फू होंगचो एक पल को चौंक गए। होश में आकर यू चांगकिंग ने हैरानी से पूछा, ये कैसा हथियार है?
हमने कभी ऐसे आकार का हथियार नहीं सुना। बात पूरी होने से पहले फू होंगचो बोले, वृद्ध यू, शायद आप भूल गए होंगे, हमारे चंद्र महल में भी ऐसा ही एक हथियार है। चू युए ने कभी उसे महल से बाहर निकाला था। ये सुनकर यू चांगकिंग को याद आया वह लंबे डिब्बे जैसा हथियार। फू होंगचो ने आगे कहा, हालांकि आकार अलग है मगर इस्तेमाल का तरीका एक जैसा लगता है। दोनों दूर से सक्रिय होते हैं और कुछ खास शर्तों की जरूरत पड़ती है। दोनों की बात सुनकर सुम सम्राट के मन में तूफान उठ गया। क्या चंद्र महल के पास भी ऐसा ही हथियार है? अगर इन दोनों की मदद से पुरानी महल स्वामिनी को मार भी दिया तो भी वह हथियार होने से भविष्य में चंद्र महल को मिटाना मुश्किल हो जाएगा। तो सुनिए, कहानी अब खून की गंध और साजिशों के बीच से गुजर रही है। एक तरफ राजधानी का अंधेरा गुप्त कक्ष, दूसरी तरफ उत्तर महल की फूलों भरी बागिया, जहां हर मुस्कान के पीछे कोई छलावा छिपा है। गुप्त कक्ष में मंच पर रखी सुनहरी छड़ी से खून जैसी लाल चमक निकल रही थी। पीछे कंधे पर टिका हुआ स्टॉक लगा था। अगर वीर प्रताप वहां होता तो एक नजर में पहचान लेता, यह कोई आधुनिक बंदूक जैसा हथियार है। हालांकि यह बंदूक जैसा दिखता था मगर इसमें गोले नहीं चलते। वह स्टॉक जो काली आभा बिखेर रहा था, खून के तालाब से जुड़ गया और लालच भरे तरीके से खून चूसने लगा, जैसे कोई प्यासा राक्षस जो कभी तृप्त न हो। ये दृश्य देख फू होंगचो और यू चांगकिंग के मन में ठंडक दौड़ गई। एक हथियार जो खुद खून चूसता है और उसका अंदर का स्थान इतना बड़ा कि इतना सारा खून समा जाए, ये कैसे संभव है, समझ से परे था। ये चीज बहुत शैतानी थी। सच में इस्तेमाल करने वाले पर उल्टा वार कर सकती थी। सुम सम्राट अगर पुरानी महल स्वामिनी को मार भी देते तो चंद्र महल को महासुम से दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये हथियार इतना खतरनाक था कि कहीं खुद को नुकसान न पहुंचा दे। तभी यू चांगकिंग ने पूछा, ये हथियार कब इस्तेमाल के लायक होगा? सुम सम्राट ने जवाब दिया, जब तक काफी मार्शल आर्टिस्टों की कुशलता और सार चूस न ले तब तक नहीं। अभी इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल करने वाले की ही कुशलता और खून चूस लेगा। यू चांगकिंग ने धीमे से कहा, सच में शैतानी हथियार है। शायद शैतानी संप्रदाय के पास भी ऐसा कुछ न हो, मगर यही बात है, इस चीज से पुरानी महल स्वामिनी को मारने की संभावना बहुत बढ़ गई है। फू होंगचो ने गंभीर सवाल किया, महाराज, आप कहते हैं कि यह सेलेस्टियल को मार सकता है, मगर खुद इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कैसे यकीन है कि यह सच में काम करेगा? सुम सम्राट ने बेरुखी से कहा, जब छाया रक्षकों ने पहली बार इसे पाया था तो गलती से सक्रिय हो गया। एक पल में ही एक पहाड़ को चीर दिया। इतनी ताकत देखकर मुझे यकीन हो गया कि सेलेस्टियल को भी मार सकती है। ये सुनकर दोनों वृद्धों को अपने महल के दिव्य हथियार की याद आई, वो भी पहाड़ चीर सकता था। दोनों हथियारों की ताकत लगभग बराबर लगती थी। बस पुरानी महल स्वामिनी मर जाए तो उनका दिव्य हथियार उनके कब्जे में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, उनका हथियार इतना शैतानी नहीं, मार्शल आर्टिस्टों का खून नहीं मांगता। यू चांगकिंग जोर से हंसे, शाबाश, इस हथियार के साथ वह औरत मरकर रहेगी। ये सुनकर सुम सम्राट के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। लगता है ये दोनों सच में पुरानी महल स्वामिनी को मारना चाहते हैं। अगर सफल हुए तो चंद्र महल की सेलेस्टियल चली जाएगी। उत्तर देश के पास भले ही ताकतवर हथियार हो, मगर सेलेस्टियल की छत्रछाया के बिना वो महासुम का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जैसे पिछली बार बस एक हत्यारे को भेजकर वीर प्रताप को मार डालेंगे। उस बागी बेटे के मरते ही उत्तर देश बिखर जाएगा। फिर महासुम उत्तर देश के रहस्यमयी हथियार हथिया लेगा। उसके बाद कोई ताकत महासुम को चुनौती नहीं दे सकेगी। एक पल के लिए सुम सम्राट के मन में सपना जागा, सारे बड़े राजवंशों के शासक उनके सामने सिर झुकाए खड़े हैं। उधर उत्तर देश, उत्तर राजकुमार महल, वीर प्रताप अध्ययन कक्ष की ओर जा रहे थे। रास्ते में 100 फ्लावर्स गार्डन से गुजरे। वहां मु जिशुआन और जुए लिंगलोंग हाथ में हाथ डाले मंडप में बैठी कुछ बातें कर रही थीं। पिछले कुछ दिनों से जुए लिंगलोंग लगभग रोज महल आ रही थीं। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई लगती है, बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। उन्हें फिर देखकर वीर प्रताप ने मन ही मन सोचा, बड़े भैया अब बेचैन हो रहे होंगे, या फिर खुद लिंगलोंग बेसब्र है। बाहर से तो वो लुई के साथ है, मगर असल में उसका मकसद ताइन दिव्य संप्रदाय का हित है। शायद सोच रही होगी कि कैसे वीर प्रताप को बलि चढ़ाकर संप्रदाय प्रमुख को जगा दे। वीर प्रताप ने मु जिशुआन और जुए लिंगलोंग की ओर देखा, फिर चू यूकिन को भी पास खड़े देखा। कुछ नहीं सोचा, सीधे अध्ययन कक्ष चले गए।
जैसे ही उनकी नजर पड़ी, जुए लिंगलोंग ने महसूस किया। मन में सोचा, उत्तर राजकुमार सच में अपनी भाभी पर नजर रखे हुए है। उसे किसी तरह अकेले कमरे में मिलने का मौका चाहिए, तभी जहर देने का मौका मिलेगा। मगर बात यह है कि उत्तर राजकुमार भले ही औरतों का शौकीन हो, महल में ढेर सारी पत्नियां रखेले हैं, मगर खूबसूरती में डूबकर अपना काम नहीं भूलता। रोज व्यस्त रहता है। कई दिनों से वो महल आ रही है, हर बार देखती है कि वीर प्रताप सीधे अध्ययन कक्ष में चले जाते हैं। वहां पूरे दिन बंद रहते हैं, राजकाज संभालते हैं। इससे जुए लिंगलोंग को थोड़ा फिर से आंकना पड़ा। सच में भाग्य का पुत्र लगता है। थोड़ा कामुक है, मगर सुख में महत्वाकांक्षा नहीं भूलता। ऐसे मर्द को सताना कितना मजेदार होगा। उसे खोया खोया देख मु जिशुआन ने पूछा, बहन लिंगलोंग क्या सोच रही है? आवाज सुनकर जुए लिंगलोंग होश में आए। जल्दी से बोली, माफ करना जिशुआन बहन, कुछ बातें मन में थीं। फिर उसने पूछा, जिशुआन बहन, सुना है नौवे भाई को खूबसूरती बहुत पसंद है। मैं उत्तर देश आते वक्त पूर्वी महल के सारे नर्तकियां साथ लाई थीं, मगर अब मेरे महाराज साधना में डूबे हैं, उन्हें नृत्य में कोई रुचि नहीं रही। महल में रखकर कोई फायदा नहीं, क्यों न उन्हें उत्तर राजकुमार को भेंट कर दूं? तुम क्या कहती हो? तुम महल की मालकिन हो, अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो बात खत्म। ये सुनकर मु जिशुआन एक पल को चौंकी। फिर बोली, बहन लिंगलोंग को क्या पता, राजकुमार को खूबसूरती पसंद है, मगर कोई भी औरत उन्हें भा नहीं जाती। सिर्फ बेमिसाल सुंदरता वाली ही उनकी नजर में आती है। आमतौर पर बहन लिंगलोंग जैसी अनोखी खूबसूरती वाली ही उनका ध्यान खींच सकती है। जुए लिंगलोंग हंसी, जिशुआन बहन, आप सच में मजाक करती हैं। मैं तो अब मुरझाया फूल हूँ, टूटी हुई डाल। नौवे भाई मुझे कैसे पसंद करेंगे? अगर राजकुमार को रुचि नहीं तो लौटकर उन नर्तकियों को विदा कर दूंगी। रखकर क्या फायदा? मु जिशुआन ने सुझाव दिया, ऐसा कीजिए, कुछ दिनों बाद उन नर्तकियों को महल ले आइए। मैं राजकुमार की ओर से देख लूंगी। अगर पसंद आई तो सबको महल में रख लेंगे। जुए लिंगलोंग बोली, बहुत अच्छा, 2-3 दिन में ले आऊंगी। तभी 100 फ्लावर्स गार्डन की एक दासी ने जुए लिंगलोंग से कहा, क्राउन प्रिंसेस, राजकुमार ने कहा है कि आप क्राउन प्रिंस को खबर कर दें, आज दोपहर उत्तर राजकुमार महल आए। उनसे कोई जरूरी बात करनी है। ये सुनकर जुए लिंगलोंग चौंक गई। क्या उत्तर राजकुमार अब लुई को हेयान काउंटी पर कब्जा करने में मदद करने वाले हैं? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।